तो जब हम नर्मदा की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है। असल में ये दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है इसका करोड़ों साल पुराना भूवैज्ञानिक इतिहास, और दूसरी तरफ है वो संकट जिसका सामना ये आज कर रही है। जरा इस नक्शे को देखिए। इससे अंदाजा लगता है कि नर्मदा नदी का बेसिन कितना कितना विशाल है। पता है, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इसी से उन्हें पानी मिलता है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे नदी की भव्य रचना से, देखेंगे कि ये जमीन को कैसे आकार देती है, और फिर हम उस मुश्किल हिस्से पर आएंगे, मतलब रेत पर बना इसका पूरा इकोसिस्टम, खनन की मानवीय कीमत, और हाँ, नदी का अनिश्चित भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं नदी की भव्य रचना से। आखिर ऐसा क्या है नर्मदा में जो इसे भारत की बाकी नदियों से इतना इतना अलग बनाता है? देखिए, नर्मदा की सबसे अनोखी, सबसे दिलचस्प बात है इसका बहाव। ये पश्चिम की ओर बहती है। सोचिए जरा, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, लेकिन नर्मदा ये अपना रास्ता पश्चिम की ओर बनाती है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बनी एक गहरी दरार, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उससे होते हुए सीधे अरब सागर तक पहुंचती है। ये बात इसे बहुत खास बनाती है। और ये रास्ता कोई ऐसे ही नहीं बन गया, इसे बनने में लाखों साल लगे हैं। जमीन के अंदर की जबरदस्त ताकतों ने इसे बनाया है, मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए जिससे ये घाटी बनी। तो नर्मदा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो सदियों से अलग अलग तरह की चट्टानों को तराशते हुए अपना रास्ता खुद बनाती चली आ रही है। तो अब सवाल ये है कि एक नदी एक कलाकार की तरह इस जमीन को आकार देती कैसे है? चलिए समझते हैं। अच्छा, तो नदी ना मूल रूप से दो काम करती है, तराशना और बनाना। एक मूर्तिकार की तरह पहाड़ों में ऊपरी हिस्सों में जहां ढलान तेज होती है, वहां इसका तेज बहाव चट्टानों को काटता है, उन्हें तराशता है। और फिर जैसे ही ये समतल मैदानों में पहुंचकर धीमी हो जाती है, तो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी और रेत को जमा करना शुरू कर देती है। यही है इसका बनाने वाला काम, जिससे नई और उपजाऊ जमीन बनती है। और अगर इसकी तराशने की ताकत का असली नज़ारा देखना हो तो जबलपुर के पास जाइए। वहां जो मशहूर मार्बल रॉक्स हैं, क्या कमाल की जगह है। नदी ने सचमुच संगमरमर की विशाल चट्टानों को बीच से काट दिया है। और फिर वहां का धुआंधार झरना, ये दोनों ही नदी की इस बेजोड़ शक्ति का जीता जागता सबूत हैं। अच्छा, तो हमने तराशने की बात तो कर ली, अब बात करते हैं नदी की दूसरी ताकत की, यानी बनाने की। ये जो रेत और मिट्टी नदी अपने साथ बहाकर लाती है, वो सिर्फ कचरा या मलबा नहीं है। असल में ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद है। ये जो बनाने की प्रक्रिया है ना, ये सीधे सीधे जीवन को जन्म देती है। नदी जो जलोढ़ मिट्टी जमा करती है, वो इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है कि पूछिए मत। यही वो वजह है कि नर्मदा के किनारों पर खेतीबाड़ी इतनी फली फूली है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो रेत है, ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, ये नदी की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यही पानी के बहाव को कंट्रोल करती है, जमीन के नीचे के पानी के लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। और हाँ, ये अनगिनत छोटे छोटे जलीय जीवों का घर भी है, वही जीव जो पूरी फूड चेन का आधार हैं। तो ये रेत, ये तो नदी की बुनियाद है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा जब इस बुनियाद को ही हटा दिया जाए? और बस यहीं से नर्मदा की दूसरी और ज्यादा दर्दनाक कहानी शुरू होती है। ये कहानी है इंसानी दखल की। इस संकट के इंसानी पहलू को समझने के लिए बड़वानी जिले की एक मछुआरी द्वारकी की बात सुनना बहुत जरूरी है। वो जो कहती हैं, वो दिल दहला देता है। उनका कहना है कि मछलियां इतनी कम हो गई हैं कि उनकी रोजी रोटी ही खतरे में पड़ गई है। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। और बात सिर्फ मछली की नहीं है, वो नदी किनारे की रेत पर तरबूज उगाकर भी कुछ कमा लेती थीं, लेकिन खनन ने उनसे वो जरिया भी छीन लिया। धार और बड़वानी जैसे जिलों में जो अवैध खनन हो रहा है, उसका पैमाना तो चौंकाने वाला है। बड़ी बड़ी मशीनें नदी की तलहटी में 50-50 फीट गहरे गड्ढे खोद रही हैं। सोचिए, हालात इतने खराब हो गए थे कि 2016-17 में बड़वानी के पास नदी पूरी तरह सूख गई थी। लोग उसे पैदल पार कर रहे थे। क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है? नर्मदा में जो ये पूरा इकोसिस्टम ढह रहा है, उसे ठीक से समझने के लिए आइए एक खास प्रजाति पर ध्यान देते हैं। एक ऐसी प्रजाति जिसे नदी का बाघ भी कहा जाता है। ये है महाशीर, एक शानदार मछली जो सिर्फ साफ और बहते हुए पानी में ही रहती है।
इसका आकार, इसकी ताकत इसे बहुत खास बनाती है, लेकिन यही बात इसे पर्यावरण में हो रहे बदलावों के प्रति बहुत बहुत संवेदनशील भी बनाती है। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये सच में होश उड़ा देने वाला है। सिर्फ 5 दशकों के अंदर महाशीर की आबादी में 76% की गिरावट। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही विनाशकारी तबाही है। और आज की हालत तो और भी ज्यादा गंभीर है। एक वक्त था जब नर्मदा की कुल मछलियों में से 30% महाशीर होती थी, और आज ये आंकड़ा 1% से भी नीचे चला गया है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ महाशीर की नहीं है। कामनकर और घोघरा जैसी दूसरी देसी मछलियां भी गायब हो रही हैं। नदी किनारे रहने वाले पक्षी, वो भी अब नहीं दिखते। ये एक साफ संकेत है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिखर रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये खनन इतना विनाशकारी क्यों है और इस प्राचीन नदी का भविष्य क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। रेत खनन एक नदी को कई तरीकों से तबाह करता है। पहला, ये उन जीवों का घर ही छीन लेता है जहां वो रहते हैं और प्रजनन करते हैं। दूसरा, ये पानी को इतना गंदा और मटमैला कर देता है कि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, जो महाशीर जैसी साफ पानी वाली मछलियों के लिए मौत की सजा जैसा है। तीसरा, ये नदी के उस प्राकृतिक रेत के तल को ही नष्ट कर देता है जो पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। और आखिर में इसकी वजह से छोटी छोटी सहायक नदियां भी सूखने लगती हैं। और सबसे चिंता की बात तो यह है कि अदालती रोक के बावजूद ये तबाही रुकी नहीं है। हाईकोर्ट ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, सबने प्रतिबंध लगाए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अवैध खनन आज भी धड़ल्ले से जारी है। नर्मदा एक बहुत ही प्राचीन, एक प्राकृतिक प्रणाली है जिसे बनने में करोड़ों साल लगे हैं। इसने लाखों साल लगाकर चट्टानों को तराशा है। सवाल बस ये है कि क्या हम सिर्फ कुछ ही दशकों में इसकी जीवन रेखा को ही काट देंगे?